वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले हमने व्याख्यान में जॉन लॉक के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जॉन लॉक के सामान्य परिचय के पश्चात आज हम उसके जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे कि लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। इस संबंध में जैसा कि समझौतावादी विचारक के अंदर हमने माना है कि जिस प्रकार होब्स और रूसो ने राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौते को माना है, उसी प्रकार जॉन लॉक भी राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौते को मानता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का अध्ययन जॉन लॉक के द्वारा भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है और यह सामाजिक समझौता सिद्धांत की उत्पत्ति से पहले बात करता है मानव स्वभाव की, ह्यूमन नेचर, और उसके बाद वह बात करता है कि नेचर स्टेज की जो जॉन लॉक है वह सामाजिक समझौता सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करना चाहता है और उससे पहले कि समझौता होने से पहले मानव स्वभाव संबंधी विचार और प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों का वह वर्णन करता है। जॉन लॉक होब्स की भांति मानव का स्वभाव स्वार्थी, दुष्ट या पशुतुल्य नहीं मानता। जॉन लॉक का मानना है कि मानव का स्वभाव अत्यंत दयालु है, सहनशील है, परोपकारी है और एक दूसरे का सहयोग करने वाला है। अर्थात जॉन लॉक मानव के स्वभाव के सकारात्मक पक्ष को देखता है और वह उसे एक दूसरे के सहयोगी के रूप में बताता है। वहीं पर जैसा हमने पिछली बार देखा कि होब्स है वह मानव के स्वभाव को एक स्वार्थी के रूप में या एक क्रूअल के रूप में, पशुतुल्य रूप में वह बताता है। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं दोनों ही ब्रिटिश राजनीतिक विचारक हैं। तत्कालीन समय में होब्स ने जब देखा था कि कैसे राजा को मार दिया गया था और उसका पुत्र जेम्स था वह भागकर जान बचाने फ्रांस चला गया था, तो तत्कालीन समय में होब्स के ऊपर जो प्रभाव था वह मानव के जो दुर्गुण थे उनका प्रभाव था। वहीं जॉन लॉक के समय में हमने देखा कि कैसे ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई और बिल ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर हुए और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता में परिवर्तन हो गया। तो वह प्रभाव जॉन लॉक पर अत्यधिक हुआ। इस कारण उसने माना कि जो प्राकृतिक अवस्था या मानव स्वभाव है वह एक दूसरे का सहयोगी था, दयालु था, शांतिप्रिय था और परोपकार की भावना थी। इसी प्रकार प्राकृतिक अवस्था के संबंध में जॉन लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था भी परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने वाली थी, शांतिप्रिय, एक दूसरे का सहयोग करने वाली। होब्स ने प्राकृतिक अवस्था को माना था सबका सबके विरुद्ध संघर्ष या युद्ध की स्थिति, लेकिन यह मानते हैं जॉन लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था शांतिप्रिय थी, एक दूसरे का सहयोग करने वाली थी, लोगों में एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना थी। इस प्रकार जॉन लॉक जो है वह सामाजिक समझौते से पहले जो मानव स्वभाव है उसको भलाई वाला, परोपकार वाला, सहयोग वाला, शांतिप्रिय मानता है। प्राकृतिक अवस्था को भी वह एक दूसरे का सहयोग करने वाली और शांतिप्रिय अवस्था मानता है। होब्स का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था शांतिप्रिय अवस्था थी, सभी लोग एक दूसरे के समान थे और सभी लोग स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। इसके अंदर होब्स के अनुसार, जो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी, इसमें मानव को 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, कि मानव को 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार
प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थे जौन लोग का ये मानना है। और ये अधिकार कौन से थे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जौन लोग का मानना था कि ये तीन जो मौलिक अधिकार, बेसिक अधिकार हैं, ये अधिकार कोई दूसरा व्यक्ति इनसे प्राकृतिक अवस्था में छीन नहीं सकता। सभी व्यक्तियों को अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्र वे पैदा हुए हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति उनको परतंत्र नहीं बना सकता। इसी प्रकार सभी लोगों का प्राकृतिक वस्तुओं पर समान रूप से अधिकार है, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने अपने श्रम के द्वारा जिस संपत्ति को स्वयं के रूप में अर्जित कर लिया है, उसके ऊपर उसका स्वयं का निजी अधिकार होगा। वह दूसरा व्यक्ति उससे छीन नहीं पाएगा, वह उसकी एक निजी संपत्ति होगी। इस प्रकार जौन लोग प्राकृतिक अवस्था में, शांतिपूर्ण अवस्था में व्यक्ति को तीन प्रकार के अधिकार देता है और यह मानता है कि सभी लोग हैं इसका पालन करेंगे। जब प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी थी, इतनी शांति प्रिय थी, तो फिर सामाजिक समझौते की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसके संबंध में जौन लोग का मानना है कि तत्कालीन समय में जो शांतिपूर्ण अवस्था थी वह बनी रहे, इसके लिए कोई सामान्य जो नियम थे उनका निर्धारण नहीं किया गया था, और न ही कोई ऐसी एजेंसी या संस्था थी कि उन प्राकृतिक नियमों को जो कोई तोड़ता है या उन नियमों का उल्लंघन करता है, तो ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो कि उनके देख रेख कर सके। और इसके अलावा न ही कोई ऐसा न्यायाधीश था या न ही कोई ऐसा संस्था या कोई विधान था कि उन वैधानिक या प्राकृतिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्ति को दंड दे सके। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में अच्छाइयाँ होते हुए भी, अधिकार होते हुए भी कुछ कमियाँ थी। कमियाँ क्या थी कि न ही कोई वैधानिक नियम थे, न ही कोई संस्था थी और न ही कोई ऐसी दंड देने की प्रक्रिया थी। इसलिए इस प्रकार की संस्थाओं का उदय करने के लिए जॉन लॉक के द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्यवस्था की गई। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत जॉन लॉक का मानना है कि व्यक्ति सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जॉन लॉक का मानना है कि व्यक्ति दो प्रकार के समझौते करता है। पहला समझौता व्यक्तियों का व्यक्तियों के साथ समझौता, कि व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं और एक सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज का गठन करते हैं। दूसरा समझौता वे शासक और नागरिक समाज के मध्य होता है, कि जब हम जॉन लॉक की 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो पढ़ते हैं या तो उसमें पाते हैं कि जॉन लॉक के अनुसार 2 प्रकार के समझौते हुए। पहला समझौता नागरिकों के मध्य, कि ये समझौता समस्त नागरिक जो हैं वे सभी की सर्वसहमति से होता है, कोई भी समझौते से बाहर नहीं जा सकता है, सभी को समझौते को मानना आवश्यक है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वे भी उस समझौते का पालन करेंगी। इससे एक नागरिक समाज की स्थापना होती है और वह नागरिक समाज सामान्य नियमों का निर्धारण करता है और उसके बाद उन सामान्य नियमों का निर्धारण करने के बाद उन नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंड देने के लिए दूसरा समझौता शासक और नागरिक समाज के मध्य होता है। इस प्रकार सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत जॉन लॉक के अनुसार 2 समझौते होते हैं और इसमें जो शासन का वह एक वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है। वैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यह वह कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की स्थापना करना चाहता है। जॉन लॉक वह प्रथम राजनीतिक विचारक है, दार्शनिक है, जो कि राज्य का आधार वैधानिक मानता है, कि वैधानिक अर्थात ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर जनता की सहमति है, शासक की सहमति है और जो शासक है, जो राजा है, वह उन नियमों का पालन करने वाला होगा। अर्थात राजा का कार्य है जो नागरिक समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं उन नियमों का कि वह रक्षा करे और नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंड दे। और अगर कोई ऐसे
अगर शासक के द्वारा, राजा के द्वारा इन वैधानिक नियमों का के अनुसार कार्य नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में शासक का परिवर्तन किया जा सकता है कि नागरिक समाज के द्वारा शासन एक ट्रस्ट के रूप में, प्रन्यास के रूप में उसे प्रदान किया गया है, और जब वह उसकी रक्षा कर पाने में समर्थ नहीं होता है तब वह उससे दूसरे को वह दिया जा सकता है। इस प्रकार जॉन लॉक जो है वह एक सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा वैधानिक राजतंत्र की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की वह स्थापना करना चाहता है, और इसी के साथ साथ वह एक विधि के शासन का पक्षधर है, क्योंकि उसका मानना है कि जैसे ही विधि के शासन का, विधि का अंत होता है तो तानाशाही प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कानून के शासन का वह जॉन लॉक है वह पक्षधर है। इसी प्रकार जब जॉन लॉक का राजनीति दर्शन को अन्य योगदान के बारे में हम बात करें तो जॉन लॉक क्या है, जॉन लॉक में उदारवाद की आत्मा निवास करती है। जॉन लॉक उदारवाद का जनक है। उदारवादी जो तत्व हैं उनमें जॉन लॉक का अत्यधिक महत्व है। वह सहिष्णुता, लेटर्स ऑन टॉलरेशन, कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव उसने पैदा किया है। व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है कि राज्य किसके लिए है, व्यक्ति के लिए। उसका मानना है कि व्यक्ति के विकास के लिए राज्य है, व्यक्ति के सामने आने वाली समस्याओं के निदान करने के लिए राज्य आवश्यक है। तो वह इसके अलावा निजी संपत्ति का या अधिकारों का समर्थक जॉन लॉक एक उभर कर हमारे सामने आता है कि, और जॉन लॉक के इन प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर हम देखते हैं कि आधुनिक समय में, वर्तमान समय में अनेक देशों के द्वारा अपने जो संविधान हैं उनमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो उन मौलिक अधिकारों का अगर हम उद्भव माने तो वह जॉन लॉक के जो नेचुरल राइट्स हैं उसके आधार पर ही उनका उद्भव हम मान सकते हैं। और जॉन लॉक के इस दर्शन के आधार पर न केवल ब्रिटेन, बल्कि ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका है, फ्रांस है, उन देशों के जो राजनीतिक दार्शनिक है या उन देशों के आने वाले समय के जो स्वतंत्रता के आंदोलन थे वे भी अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। कि जब हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर की जॉन लॉक की उदारवाद की जब छवि देखते हैं कि जॉन लॉक का उदारवाद के संबंधी दर्शन है वह उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। इसी प्रकार मोंटेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसमें भी हम देखते हैं कि जॉन लॉक है उसने बहुत सदियों पहले ही, बहुत समय पहले ही ये है सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया था। तो इस प्रकार एक ब्रिटिश या इंग्लैंड के राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जॉन लॉक का राजनीति दर्शन को अत्यधिक योगदान रहा है। उसे न केवल एक सामाजिक अनुबंधवादी विचारक के रूप में याद किया जाता है बल्कि उदारवाद के जनक के रूप में भी याद किया जाता है। जो अधिकार संबंधी धारणा है उसके रूप में भी उसे याद किया जाता है। व्यक्तिवाद के प्रबल समर्थक के रूप में भी याद किया जाता है। इसके साथ साथ जॉन लॉक है वह दूसरे जो देश हैं उनकी राजनीति पर भी जॉन लॉक के विचारों का अत्यधिक प्रभाव है। तभी ऐसा कहा गया है कि जॉन लॉक जो है उसके विचारों को अगर हम जान लेते हैं तब ब्रिटेन की समस्त जो राजनीतिक व्यवस्था है या उसका किस पर आधारित है उसका ज्ञान हमें हो जाता है। और इसीलिए कि जॉन लॉक के इन उदारवादी धारणा, उदारवादी दर्शन को ही अपनाकर यूरोप के न केवल इंग्लैंड, अन्य देश भी विकास के मार्ग पर अग्रसर रहे हैं। इस प्रकार ये एक जॉन लॉक का हमने सामाजिक समझौतावादी जो सिद्धांत है उसका अध्ययन किया है। जो आने वाले जो व्याख्यान हैं उनके अंदर हम रूसो के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार रूसो जो है वह होब्स और लॉक के दर्शन से
अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत को अलग मानता है, क्योंकि अगर सामाजिक समझौते की हम बात करते हैं तो इसमें होब्स ने क्या कहा कि एक समझौता हुआ और राजा उस समझौते का भाग नहीं है, इसलिए होब्स निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है। वहीं लोक के अनुसार दो समझौते हुए, नागरिक समाज की स्थापना हुई और उसके बाद राज्य की स्थापना हुई, और वह एक वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है। तो होब्स और लोक दोनों में ही अंतर सामाजिक समझौता सिद्धांत में, एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, दूसरा वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है, और दोनों ही व्यक्तिवाद के प्रबल समर्थक। तो इसलिए अनुबंधवादी विचारकों में सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक जो विचारक हैं, इसमें रूसो का क्या मानना है उसका अध्ययन हम आने वाले उसमें करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है होब्स और लोक इन दोनों की तुलना कर सकते हैं, और हम जब रूसो के बारे में पढ़ेंगे तो आगे वाला उसका वो करेंगे। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।